मित्रों नमस्कार। यदि आप भी ब्रश करते हैं और उसके ब्रिसल्स प्लास्टिक के हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि उनके ब्रिसल्स माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाते हैं और हमारे पेट को खराब करते हैं और वातावरण में भी हजारों संख्या में माइक्रो प्लास्टिक छोड़ते हैं जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि आप बांस का ब्रश कीजिए, नीम की दातुन कीजिए, बबूल का दातुन कीजिए और भी जो प्राचीन काल में प्रचलित दातुन थे उनसे आप ब्रश कर सकते हैं। पहले लोग उंगली से, कोयले से ब्रश करते थे। कई प्रकार के साधन थे जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते थे। आज जितनी भी चीज़ें आविष्कृत हो रही है अधिकतर हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचा रही है। आधुनिक शोधों ने हमको मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि अत्याधुनिक चीज़ों से जोड़ा। ऋषियों ने हमको व्रत, उपवास आदि परंपराओं से जोड़ा, जो सहज रूप से हमें सही कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यह शोध का एक प्रकार से सरलीकरण था, ताकि उसकी उच्च कोटि की वैज्ञानिकता को सभी आम जन को समझने की आवश्यकता न रहे। इसी प्रकार मोबाइल इत्यादि की तकनीक अत्यंत जटिल है, लेकिन आम आदमी भी उसे सरलता से उपयोग में लेता है बिना उस तकनीक को समझे हुए। उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषियों ने जो विभिन्न प्रकार के नियम, प्राकृतिक नियम, वैज्ञानिक खोज की थी, उसका सरलीकरण व्रत, त्योहार इत्यादि के रूप में आम जनता को दिया है, ताकि वह अपने आम जीवन में उसको धारण कर सके और स्वस्थ रह सके और इस पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकें। ऋषियों ने आम जन को सुलभ कराने के लिए उन वैज्ञानिक खोजों को व्रत, परंपरा, मंदिर, विहार, चैत्यों के रूप में परिवर्तित कर दिया, ताकि आम जन भी इन वैज्ञानिक उपलब्धियों, शोध का लाभ उठा सकें। वैसे ही आज मोबाइल आदि की तकनीक सभी को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपयोग सभी कर सकते हैं। वैसे ही प्राचीन ऋषियों ने लंबे शोध के आधार पर तांबे के जल का सेवन, जिससे कीटाणुओं का नाश होता है, मंदिरों में संध्याकालीन बेला पर अर्थात सुबह और शाम को घंटियाँ बजाना, शंख बजाना, यज्ञ हवन करना, धूप बत्ती जलाना इत्यादि का बड़ा महत्व था, ताकि उस समय मच्छरों का प्रकोप और अन्य शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है, ताकि उससे हम मच्छरों को दूर कर सकें, बुरी शक्तियों को दूर कर सकें और मन में पवित्रता का भाव ला सकें। इस प्रकार से वह वैज्ञानिक रूप से भी हम स्वास्थ्यप्रद आदतों को सहज रूप से कर पाते थे, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। प्रत्येक घर में संध्या काल में यज्ञ का विधान था, धूप बत्ती जलाने का, दीपक जलाने का विधान था, तो इनका कहीं न कहीं वैज्ञानिक महत्व है। शंख बजाने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। घंटी बजाने से एक प्रकार के आत्मिक नियंत्रण की शक्ति हमें प्राप्त होती है। कई प्रकार की मानसिक व्याधियाँ घंटी की ध्वनि सुनने से दूर होती है। शंख की ध्वनि सुनने से दूर होती है। ऋषियों ने हमें स्वच्छता की जीवन शैली दी है। कोई बाहर से आता था तो उसके हाथ पैर धुलाए जाते थे। तो ये सभी प्रकार की जो परंपराएं हैं, आदतें हैं, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली थी, स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाली थी। इसी कारण समस्त संस्कृतियां विनिष्ट हो गई, लेकिन हमारी संस्कृति बची हुई है, क्योंकि उसमें ऐसी आदतें हैं, व्रत, त्योहार, उत्सव शामिल हैं, जिसके कारण ये सदियों तक बची रही और अनंत काल तक यह चलती रहेगी। हमारी संस्कृति में उन आदतों का समावेश किया गया जो मनुष्य को लंबी उम्र देते हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और मनुष्य की यात्रा को महामानव की यात्रा तक पहुंचाते हैं। इसलिए अरविंद ऋषि ने कहा कि मनुष्य को यहीं पे नहीं रुकना है, उसे महामानव बनना है, अति मानव बनने की ओर उसे अग्रसर होना होगा, लेकिन उससे पहले उसे स्वस्थ होना होगा। इसलिए सनातन धर्म में योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि की परंपराओं को भी शामिल किया गया, ताकि वह अपने शरीर को स्वस्थ रखकर, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है।
उसके आधार पर वह अपनी उन्नति कर सके, चहुँ ओर की उन्नति कर सके। लेकिन उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। हम प्रयास करके चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। उन्हें सरल रूप से प्रस्तुत किया गया ताकि वह हमारे जीवन में ऐसे शामिल हो जाए जैसे दूध में पानी शामिल हो जाता है और पता भी नहीं चलता। ये व्रत, व्यवहार, उत्सव मौसम के अनुकूलित होते हुए इस प्रकार से हमारे जीवन में शामिल हो गए कि हम उनसे सहज रूप से उनका पालन करते हुए स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रखने की और लंबी उम्र बढ़ाने की यात्रा प्राचीन काल से ही चल रही है। हम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं। चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग, जो 259 से 210 ईसा पूर्व तक जीवित रहे, ने अमृत की खोज में पौराणिक पेंगलई पर्वत की ओर अभियान दल भेजे थे। लोक कथाओं के अनुसार सिकंदर महान ने हमेशा अंधेरे में डूबे रहने वाले जंगल, लैंड ऑफ डार्कनेस में जीवन देने वाले जल की खोज की थी। कई शताब्दियों बाद इटली के सिल्वियो बर्लुस्कोनी के साथ यही समस्या हुई तो उन्होंने राजनीतिक मंचों पर अजय दिखने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी और रक्त उपचार करवाए। लगभग उसी दौरान कजाकिस्तान के निरंकुश राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने अस्ताना के एक संस्थान को अंगों के कायाकल्प, मानव जीनोम और जीन आधारित दवाओं के अध्ययन का आदेश दिया था। इस प्रकार से मनुष्य जीवित रहना चाहता है लंबे समय तक और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि निकट भविष्य में विज्ञान की जब तक कुछ आश्चर्यजनक खोज न हो जाए, फिलहाल अमर होने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन 80 की उम्र तक या ज़्यादा उम्र के समय में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके लिए हमें कड़ा व्यायाम करना होगा, लगातार काम करते रहना होगा, ओवरवेट हम न होएं, धूम्रपान न करें, दोस्त बनाएं, फैशनेबल रहें और सकारात्मक नज़रिए को अपनाएं। कड़ा व्यायाम आनंददायक नहीं है लेकिन उसे करना आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। व्यायाम हल्का होना भी नहीं चाहिए। लगातार काम करते रहें, बिना काम के न रहें, अपना काम कुछ न कुछ हमेशा करते रहें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कभी कभी मुफ्त में भी काम कर दें और वेट न होने दें स्वयं को। धूम्रपान करने से कम उम्र में ही झुर्रियाँ आने लगती है और ज़्यादा उम्र में तो और ज़्यादा झुर्रियाँ आने लगती हैं। दोस्त बनाने से मन हल्का होता है, दिमाग ताज़ा रहता है। दोस्तों के साथ काफ़ी पीना, उनके साथ शेयर करना, गपशप करना, सामाजिक कार्य में सम्मिलित होना, यह आपका उत्साह बढ़ाएंगे और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रबल रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। फैशनेबल रहें, अपने आप को गैजेट्स के द्वारा नई चीज़ें, नए कपड़े खरीद कर आप फैशनेबल रह सकते हैं। इससे भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सकारात्मक नज़रिया बनाए रखें, उससे भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उससे शरीर के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ब्रश करना व फ्लास्क करना ये सब हमारी रोजाना की डेंटल रूटीन का हिस्सा है, लेकिन एक हालिया रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि दांतों की सफाई की इन आदतों से अरबों माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे होता है माइक्रो प्लास्टिक का खतरा? तो कई टूथपेस्ट में माइक्रो प्लास्टिक कण मौजूद हैं। ज़्यादातर फ्लास नायलॉन, टेफ्लॉन से बने होते हैं, जो घुलते नहीं और पर्यावरण में जमा होते जाते हैं। रोजाना ब्रश करने पर दर्जनों नायलॉन ब्रिसल्स टूटकर बह जाते हैं। डेंचर और अलाइनर, बुजुर्गों के नकली दांत, माउथ गार्ड, क्लीनर, अलाइन भी लगातार घिसकर माइक्रो प्लास्टिक छोड़ते रहते हैं। स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? तो डेंटल प्लास्टिक में मौजूद बिस्फेनॉल एक हार्मोन की तरह काम कर एंडोक्राइन सिस्टम को बिगाड़ सकता है। एक स्टडी में धमनियों में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए, जिनसे दिल का दौरा, स्ट्रोक का खतरा बढ़ा। माइक्रो प्लास्टिक से दिल का दौरा भी आ सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में ये सर्वत्र घूम रहे हैं और मस्तिष्क तक भी इनकी पहुंच हो गई है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक आंतों में जाकर सूजन और बैक्टीरिया असंतुलन पैदा कर सकते हैं। क्या है समाधान? तो कई देशों ने टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स में माइक्रोबिट्स बैन कर दिए हैं। कंपनियां सिलिका और क्ले जैसे प्राकृतिक विकल्प इस्तेमाल कर रही है। ऐसे फिल्टर टेस्ट किए जा रहे हैं जो माइक्रो प्लास्टिक को पानी में जाने से रोक सकते हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? प्लास्टिक
फ्री टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। बांस जैसे प्राकृतिक ब्रिसल्स वाले ब्रश का चुनाव करें। नायलॉन की जगह प्राकृतिक फाइबर फ्लास का इस्तेमाल करें। मेटल ब्रिसल्स अपनाना जो प्लास्टिक अलाइनर से ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है। मेटल ब्रेजेस अपनाएं। बांस की दातुन के साथ नीम की दातुन, बबूल की दातुन और भी कई प्रकार की दातुन भारत में इस्तेमाल की जाती थी, उनका पुनः प्रयोग करने की आवश्यकता है। उनका पुनः प्रयोग करने से हम माइक्रोप्लास्टिक से बच सकते हैं, क्योंकि प्राचीन सनातन परंपरा में ऐसी समस्त विधियां हैं जो शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं और पर्यावरण को वे नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? दांतों को सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अत्यधिक प्लास्टिक वाले डेंटल प्रोडक्ट से बचना भी अहम है। सही विकल्प चुनकर स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप ब्रश उपयोग करते हैं तो उनको एक आध महीने बाद बदल दें, क्योंकि ज़्यादा पुराने ब्रश से माइक्रो प्लास्टिक निकलने लगते हैं। इसलिए अगर आप प्लास्टिक का यूज़ भी कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक उसका उपयोग न करें, समय समय पर बदलते रहें। और हो सके तो नीम की दातुन, बांस की दातुन इत्यादि का प्रयोग करना प्रारंभ करें। इससे आप माइक्रो प्लास्टिक को शरीर में जो रोजाना पहुंचा रहे हैं उससे बच सकते हैं। जब कभी भी संभव हो विनम्र बने, और वास्तव में ऐसा करना सदैव संभव है। जो हमेशा विनम्र रहता है वह कभी परेशान नहीं होता है, न ही उसको तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वह संघर्ष के पल को भी विनम्रता से जीत लेता है। और बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है जब हम करुणा में होते हैं। कहते हैं जब बुद्ध को सत्य का बोध हुआ तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे धरती पर नतमस्तक हुए। तब का चरम करुणा के रूप में परिणाम प्रस्तुत होता है, फलीभूत होता है। यह अनुभूति इस सत्य का प्रतीक थी कि जो बाहर खोजा जाता है वह हमारे भीतर ही मौजूद है। विज्ञान भी इस अनुभव को पुष्ट करता है कि जब हम किसी प्रियजन के प्रति दयालुता महसूस करते हैं तो शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इसे हेल्पर्स हाई के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक आश्चर्यजनक है कि जब हम करुणा की ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो उसके प्रभाव दर्शकों या आसपास मौजूद अजनबियों तक भी अबाध रूप से पहुंचते हैं। उदाहरणतः एक अध्ययन में बच्चों के क्लिनिक में दिखाए गए काइंडनेस मीडिया ने न केवल दर्शकों के मनोभाव सुधारे बल्कि उनमें उदारता और सकारात्मकता भी बढ़ाई। अर्थात आप कुछ करें न करें तो भी करुणा एक दूसरे में फैलती है और वे महसूस कर सकते हैं कि आप करुणावान हैं, तो उनमें भी वह भावनाएं उत्पन्न होती है, उनको प्रभावित करती है। ईसीजी आधारित अध्ययन के अनुसार जब लोग करुणा भरे माहौल में होते हैं, जैसे सामाजिक मेल मिलाप, तो उनके मस्तिष्क में थीटा व अल्फा रिदम सक्रिय होते हैं, जो सहयोग, विश्वास और सकारात्मक भावना से जुड़े रहते हैं। इसलिए आपकी एक छोटी सी करुणा की यह तरंग, जो एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह है, आप में शांति लाने के साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जा को भी बढ़ते हैं और दूर तक सकारात्मक प्रभाव फैलाते हैं। अर्थात करुणा का प्रभाव सर्वत्र फैलता है। इसलिए बुद्ध जब प्रवचन देते थे या नहीं देते थे तो भी आसपास के लोग शांति महसूस करते थे। करुणा का प्रभाव इतना प्रबल था कि आसपास के जीव जंतु, पशु पक्षी भी उसको महसूस करके विनम्र हो जाते थे। काम करने का अवसर एक उपहार है और काम से प्रेम करना ही सच्ची सफलता है। यदि हम अपने कार्य से प्रेम करना सीख जाएं तो हम उसी क्षण सफल हो जाते हैं। इसलिए किसी भी तरीके से अपने कार्य से प्रेम करना सीखें, आनंदित रहना सीखें। यही आपको सफल बनाएगा और किसी भविष्य में आने वाली सफलता की आपको आकांक्षा नहीं रही। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि जो कर रहे हो उसी पर ध्यान दो, अर्थात अपने कार्य से प्रेम करो, आनंद पूर्वक कार्य करो, फल की चिंता मत करो। फल तो मैं देने वाला हूँ, ये मेरे हाथ में, तेरे हाथ में जो है वो है सिर्फ कर्म करना। जो मेरे हाथ में है तो उसकी चिंता मत कर। कोलोन कैंसर की रूसी वैक्सीन का प्रयोग सफल रहा है। कोलोन कैंसर अर्थात आंत का कैंसर दूर करने के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने कोलेस्ट्रॉल अर्थात आंत कैंसर के लिए वैक्सीन बनाई है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में यह ट्यूमर को बढ़ने से 60% से 80% तक रोकने व आकार घटाने में सफल रही है। वैक्सीन बार बार देने पर
भी सुरक्षित है और मरीजों को जीवित रहने की दर बढ़ाने में मददगार है। आधिकारिक मंजूरी के बाद इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। अर्थात कैंसर पर विजय प्राप्त करने की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि कैसे मनुष्य को स्वस्थ रखा जा सके और लगातार वे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं ताकि मानवता को स्वस्थ रखा जा सके और बीमारियों से मुक्त रखा जा सके। हम अपने उपकरणों के प्लग पिन फंसाए रहते हैं पटिए पर, तो उससे भी विद्युत नष्ट होती रहती है और हमारे बिल उसका आता रहता है, जिस ऊर्जा का हम उपयोग ही नहीं करते हैं। इसको फैंटम एनर्जी का नाम दिया गया है। जब बंद है बटन तो भी बिल आ रहा है, उस एनर्जी को फैंटम एनर्जी, जो बिजली का बिल बढ़ाती है। घर की लाइटें बंद है, टीवी ऑफ है और चार्जर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी बिजली का मीटर चलता रहता है। इसकी वजह फैंटम एनर्जी यानी बंद उपकरणों की अदृश्य खपत। दरअसल प्लग में लगे होने के कारण उपकरण बिजली की खपत करते रहते हैं, इसलिए अपने जो उपकरण काम में नहीं आ रहे हैं उनके पिन निकाल देना चाहिए। फैंटम एनर्जी क्या है? तो फैंटम एनर्जी या वेम्पायर एनर्जी वह बिजली है जो उपकरण बंद रहने पर भी प्लग में लगे रहने से खपत करते रहते हैं। इसमें टीवी, मोबाइल, चार्जर, माइक्रोवेव, कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल आदि उपकरण शामिल हैं। यह बिजली मुख्य रूप से घड़ी, एलईडी लाइट, पावर सप्लाई या नेटवर्क सेंसर के लिए खींचते हैं। यह बिजली मुख्य रूप से किसके लिए खींचते हैं? तो घड़ी, एलईडी लाइट, पावर सप्लाई या नेटवर्क सेंसर के लिए खींचते रहते हैं। यह कितनी बिजली खपत कर सकते हैं? तो वैज्ञानिकों के अनुसार, विशेषज्ञों के अनुसार फैंटम एनर्जी घर की कुल खपत का 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक स्मार्ट टीवी आप रहते हुए भी 40 वाट तक बिजली खपत कर सकता है, बिजली खा जाता है, जबकि साधारण चार्जर 0.2 से 0.5 वाट खर्च कर देता है। माइक्रोवेव का डिस्प्ले 3 से 7 वाट और गेमिंग कंसोल 10 से 20 वाट तक खर्च कर लेते हैं या बिजली को खींच लेते हैं बंद होते हुए भी। इसलिए बिजली का बिल पर क्या असर पड़ता है? इससे यह खपत छोटी दिखती है लेकिन महीने और साल भर में बड़ा असर डालती है। मान लीजिए 10 उपकरण लगातार स्टैंड बाय पर है तो वे सालाना सैकड़ों यूनिट बिजली खा सकते हैं। नतीजन घर का बिजली बिल 5 से 10% तक बढ़ सकता है। साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है, अर्थात पर्यावरण को भी नुकसान है। इसलिए जो उपकरण काम में नहीं आ रहे हैं उनके प्लग निकाल देना चाहिए। बिजली खपत रोकने के क्या उपाय है? तो फैंटम एनर्जी से बिजली बचाने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा और सरल उपाय यह है कि उपकरणों को अनप्लग करना। जैसे मोबाइल, चार्जर, टीवी, माइक्रोवेव या गेमिंग कंसोल जब इस्तेमाल में न हो तो इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, इनके प्लग को। इसके साथ स्मार्ट पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल भी मदद कर सकता है, जो स्टैंड बाय मोड वाले उपकरणों की बिजली अपने आप काट देता है। स्मार्ट टीवी या कंसोल में फास्ट स्टार्ट, वेक ऑन लेन और ऑटो पावर डाउन जैसी सेटिंग बंद कर दें। टाइमर या स्मार्ट प्लग लगाकर बिजली की खपत नियंत्रित करें। नए उपकरण खरीदते समय एनर्जी स्टार या 1 वाट इनिशिएटिव मानक वाले उत्पाद चुनें। इसे रोकने का 1 वाट इनिशिएटिव क्या है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2005 में 1 वाट इनिशिएटिव शुरू किया था। इसका लक्ष्य था कि उपकरण स्टैंड बाय मोड में 1 वाट से अधिक बिजली खपत न करें। ईयू, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों ने इसे अपनाया, जिससे नए प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंट बनते जा रहे हैं। अर्थात हम साधारण उपाय तो यही कर सकते हैं कि प्लग को निकाल दें जो उपकरण काम में नहीं आता। उससे क्या है कि हमारे उपकरण भी सुरक्षित रहते हैं। अचानक बिजली कम ज़्यादा होने पर उपकरण भी खराब हो सकते हैं यदि प्लग लगे हुए हैं, चाहे उनका पावर बटन बंद है। इस प्रकार हम बिजली का बिल कम कर सकते हैं और अपने उपकरणों को भी सुरक्षित रह सकते हैं, साथ ही अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रह सकते हैं, जो कि ये बंद होते हुए भी कार्बन का उत्सर्जन लगातार करते रहते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स भी करते रहें। हार्दिक आभार।